वेलकम बैक कॉमर्स केयर 23 में बच्चों। आज हम लोग यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 हम लोग देखने वाले हैं यूनिट 1। उसमें आज हम लोग देखेंगे थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड एफडीआई एंड एफपीआई, है ना। चलिए बच्चों, इस वीडियो में आप इन तक बने रहें, है ना, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें बच्चों कॉमर्स केयर 23 को। तो चलिए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो आप भी देख सकते हैं बच्चों, हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं पेज नंबर 1 में। देखिए आप लोग भी कि इसमें है आपका थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत। तो बात करते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत में। तो ये वे अवधारणाएं हैं जो बताती है कि देश एक दूसरे के साथ व्यापार क्यों करते हैं और इस व्यापार से उन्हें क्या लाभ होता है। इसमें तुलनात्मक लाभ, कोऑपरेटिव एडवांटेज, पूर्ण लाभ, एब्सोल्यूट एडवांटेज, हेसर-ओलिन सिद्धांत जैसे शामिल है। ये सिद्धांत विश्लेषण करते हैं कि कोई देश कुछ वस्तुओं का उत्पादन दूसरों की तुलना से अधिक कुशलता से क्यों करता है और कैसे व्यापार सभी संबंधित देशों के लिए आर्थिक समृद्धि ला सकता है ना। क्योंकि इसमें जो काम होता है अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत में है कि जो ये काम होता है, क्या काम होगा, तुलनात्मक हो सकता है, पूर्ण लाभ हो सकता है, हेसियर-ओलिन सिद्धांत। ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी में क्या होगा बच्चों कि अधिक से अधिक क्या होगा, वस्तुओं का उत्पादन दूसरे की तुलना से कुशलता होता है। आगे में हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सरकारी हस्तक्षेप। जो आपका गवर्नमेंट होते हैं उनका जो इंटरवेंशन होता है इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है भूमिका, वो हम लोग आगे में देखते हैं। इसमें है कि इसका अर्थ है कि सरकार क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रवाह को कैसे प्रभावित करती है। इसमें हम क्या करेंगे, आयात और या निर्यात को प्रोत्साहित या प्रतिबंधित करने के लिए विभिन्न नीतियां और उपाय शामिल है। सरकारें क्या करती है, राष्ट्रीय उद्योगों की रक्षा के लिए क्या करती है, रोजगार बढ़ाने के लिए या अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से हस्तक्षेप कर सकती है। ये आपका होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सरकारी हस्तक्षेप करती है। आगे हम लोग देखेंगे बच्चों, आप भी देखिए सेकेंड पेज में क्या है कि टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाएं। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि टैरिफ एंड नॉन टैरिफ जो बैरियर्स होती हैं वो क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टैरिफ में, तो ये आयातित वस्तुओं पर लगाए गए हैं, ये आयातित वस्तुओं पर लगाए गए कर हैं। मतलब कि क्या है कि जब कोई देश दूसरे देश से कोई वस्तु आयात करता है और टैरिफ उस वस्तु की कीमत बढ़ा देता है ना। क्या होता है कि जो बैरियर लगता है वो क्या होता है बच्चों, वस्तु की कीमत को बढ़ा देता है, जिससे घरेलू उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाया जा सके, है ना। आगे में क्या है बच्चों कि गैर टैरिफ बाधाएं, नॉन टैरिफ बैरियर्स। ये टैरिफ के अलावा अन्य प्रतिबंधित है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सम्मिलित करते हैं। इसमें कोटा, आयात की मात्रा पर सीमा, सब्सिडी, घरेलू उद्योगों को वित्तीय सहायता, साथ ही तकनीकी मानक, लाइसेंसिंग आवश्यकताएं और आयात के लिए जटिल सीमा शुल्क प्रक्रियाएं भी शामिल हो सकती हैं। ये होता है नॉन टैरिफ में। आगे में हम लोग बात करते हैं भारत की विदेश व्यापार नीति। क्या होगा बच्चों कि इंडियंस फॉरेन ट्रेड जो पॉलिसी है उसमें क्या है कि यह भारत सरकार द्वारा देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित और बढ़ावा देने के लिए बनाई गई नीति और राजनीतियों का समूह है। इस नीति का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना, आयात को प्रतिबंधित करना, विदेशी निवेश आकर्षित करना और देश के आर्थिक विकास को गति देना है। भारत अपनी नीति में समय समय पर क्या करता है, बदलाव करता है, ताकि वैश्विक व्यापार परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाया जा सके और अन्य आर्थिक हितों की रक्षा भी किया जा सके। यह नीति अक्सर नीतियों को प्रोत्साहन, आयातकों के लिए नियम और विभिन्न व्यापार समझौते से संबंधित होता है ना बच्चों। तो ये अभी हम लोग देखे, क्या देखे बच्चों, अभी हम लोग बात कर रहे थे थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में।
है ना। ये हम लोग अभी समझे देखे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एफडीआई एंड एफपीआई के बारे में, है ना। तो बच्चों अब हम लोग जैसा कि देख रहे हैं, आप भी देखिए कि जो मेरा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई, है ना। आप देखिए एफडीआई मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई, एंड हम बात करेंगे एफपीआई की, तो एफपीआई में क्या होगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। आगे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के बारे में। तो परिभाषा हम लोग देख लेते हैं कि यह एक देश से दूसरे देश में किया गया वह निवेश है जिसमें निवेशक किसी विदेशी कंपनी में मालिक का हिस्सा प्राप्त करता है या उसमें नियंत्रण संबंधी हित प्राप्त करता है। क्लियर। इसका उद्देश्य केवल वित्तीय लाभ कमाना नहीं बल्कि उत्पादन, वितरण या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों से सक्रिय भूमिका निभाना होता है। इसमें नई फैक्ट्री स्थापित करना, किसी मौजूदा कंपनी का अधिग्रहण करना या उसमें बड़ा शेयर खरीदना शामिल है। इसमें एफडीआई में। आगे में हम लोग अब देखते हैं, आप लोग भी देखते जाएं, उद्देश्य लंबी अवधि के लिए परिचालन नियंत्रण और रणनीतिक हित प्राप्त करना होता है इसका उद्देश्य। प्रकृति क्या है, यह आमतौर पर लंबी अवधि का निवेश होता है और इसे निकालना आसान नहीं होता। हाँ, यह अत्यधिक स्थिर होता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो एक अमेरिकी कंपनी का भारत में निर्माण संयंत्र स्थापित करना या एक जापानी ऑटोमोबाइल कंपनी का भारत में किसी भारतीय कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम बनाना, है ना, कि बाहर के जो कंपनी है वो भारत में आते हैं और अपना ब्रांच खोलते हैं और काम करते हैं। तो इससे क्या होता है, एक बड़े पैमाने पे काम किया जाता है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एफडीआई के अंतर्गत। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज देखते हैं बच्चों, आप लोग भी देखते जाएं। अब आगे में हम लोग बात करते हैं एफपीआई के बारे में। तो इससे पहले हम लोग देखें एफडीआई, अब हम लोग बात करते हैं एफपीआई। तो परिभाषा में क्या हम लोग जानेंगे कि यह किसी विदेशी कंपनी के शेयरों, बॉन्डों, म्यूचुअल फंडों या अन्य वित्तीय संपत्तियों में किया गया निवेश है ना। जो भी हम परिसंपत्ति होता है, जैसे शेयर हम मान लेंगे, बॉन्ड मान लेंगे, म्यूचुअल फंड मान लेंगे, इसमें जो निवेश का उद्देश्य होता है वो मालिकी का नियंत्रण प्राप्त करना नहीं होता, कि केवल अल्प अवधि में वित्तीय लाभ कमाना होता है। मीन्स कि इसमें हमको कोई मालिक नहीं बनना है। इसमें जो हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, चाहे शेयर में, बॉन्ड में करें, म्यूचुअल फंड में करें, इसमें हम क्या कर सकते हैं, बस एक कोई अल्प अवधि में कुछ निश्चित समय में क्या हम करेंगे, प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य काम करेंगे। इसमें निवेश को कंपनी के प्रबंध पर कोई नियंत्रण नहीं पड़ता। इसमें जो हम लोग निवेश करते हैं उसमें जो निवेशक होते हैं उसको कंपनी के प्रबंधक पर कोई नियंत्रण नहीं होता। क्लियर। आगे हम लोग इसका उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। तो अल्प अवधि में पूंजीगत लाभ या लाभांश ब्याज से लाभ कमाना है बच्चों। आगे में हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक की। तो यह आमतौर पर अल्प अवधि का निवेश होता है, जी हाँ, और इसे बाजार की स्थितियों के आधार पर आसानी से खरीदा या बेचा जा सकता है। यह एफडीआई की तुलना में अधिक स्थिर होता है ना। एफडीआई की अगर हम लोग तुलना करें तो उससे भी अधिक क्या होता है, अस्थिर होता है। अस्थिर कहने का मतलब इसका जो मार्केट प्राइस होता है, जैसे शेयर हो गया, बॉन्ड हो गया या म्यूचुअल फंड की बात करें, तो इसमें जो मार्केट प्राइस होता है वो ना अस्थिर होता है। मीन्स कि बहुत ज्यादा लो पे चला जा सकता है या बहुत ज्यादा हाई पे भी जा सकता है ना। इसीलिए हम कहेंगे कि यह एफडीआई से भी ज्यादा, एफडीआई तो थोड़ा बहुत स्थिर होता है बट एफपीआई स्थिर नहीं होता। आगे हम लोग बात करेंगे उदाहरण में, एक अमेरिकी निवेश का भारतीय शेयर बाजार से रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर खरीदना या किसी विदेशी फंड भारतीय सरकारी बॉन्ड में निवेश करना। अब हम लोग बात करते हैं कि जो भी कोई भी एक, मान के चलिए कि अमेरिकी कोई एक निवेशक है जो क्या करता है, भारत के स्टॉक मार्केट में वो निवेश करता है ना, कोई एक स्टॉक खरीदता है। तो वो जो क्या है कि वो एक सरकारी बॉन्ड में जो निवेश करता है उसका निवेश में क्या हो सकता है, मार्केट प्राइस कभी भी हाई लो हो सकता है, क्योंकि एफडीआई के मुकाबले एफपीआई ज्यादा अस्थिर होता है ना। इसमें यही था। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, अब आगे आप लोग भी देखते जाइए। अब
हाँ जी बच्चों, अब हम लोग आगे देखते हैं एफडीआई में कंटिन्यू करते हुए। देखिए आप नेक्स्ट पेज देखिए कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के प्रकार अब हम लोग जानेंगे। टाइप्स ऑफ एफडीआई। तो एफडीआई को विभिन्न तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला में हम लोग देखेंगे, क्षैतिज में देखेंगे एफडीआई, हॉरिजॉन्टल एफडीआई। जब कोई कंपनी अपने गृह देश में जो उत्पादन करती है वही उत्पादन दूसरे देश में भी हो सकता है ना। उदाहरण के लिए हम लोग बात करेंगे तो एक भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी का जर्मनी में भी ऑटोमोबाइल फैक्ट्री स्थापित करना, जैसे एप्पल का क्या है कि अपना देश में भी है और साथ ही साथ यहाँ भी इंडिया में भी है, तो वो क्या है, वो एक हॉरिजॉन्टल एफडीआई हो गया। आगे में हम लोग बात करते हैं एफडीआई वर्चुअल। तो जब कोई कंपनी अपनी आपूर्ति श्रृंखला के एक अलग हिस्से में दूसरे देश में निवेश करती है ना। आगे की ओर उदाहरण, एफडीआई कोई कंपनी अपने उत्पाद का वितरण करने के लिए दूसरे देश में निवेश करती है, जैसे एक निर्माता का विदेशी बाजार में खुदरा स्टोर खोलना, है ना। बहुत ही आसानी वे में हम समझ रहे हैं बच्चों। आगे में हम लोग बात करते हैं कि पीछे की ओर ऊर्ध्वाधर एफडीआई, बैकग्राउंड वर्चुअल एफडीआई। जब कोई कंपनी अपने उत्पादन के लिए आवश्यक इनपुट कच्चा माल प्राप्त करने के लिए दूसरे देश में निवेश करती है, जैसे एक ऑटोमोबाइल कंपनी का किसी दूसरे देश में टायर फैक्ट्री में निवेश करना, है ना। वही कंपनी है लेकिन वो क्या कर रही है कि वो एक बैकग्राउंड लेवल में क्या कर रही है, किसी अन्य काम में वो निवेश कर रही है ना, ऑटोमोबाइल में। तो वो एक तरह से हो गया। अब हम लोग बात करेंगे एफडीआई। एफडीआई में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पेज में समुचित। जब कोई कंपनी दूसरे देश में एक ऐसी व्यवसाय में निवेश करता है जो उसके मौजूद व्यवसाय से संबंधित नहीं है ना। उदाहरण में हम लोग देखेंगे जैसे कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी का किसी दूसरे देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निवेश करना, मतलब कि ऐसा उस कंपनी जो एक ऐसी कंपनी है जो क्या करती है, दूसरे देश में, है ना, व्यवसाय में निवेश करती है और एक ऐसा काम करती है जो उससे संबंधित नहीं है, मतलब थोड़ा अलग हट के काम पे वो इन्वेस्ट करती है। आगे में हम लोग बात करेंगे ग्रीनफील्ड निवेश, है ना। जो इन्वेस्टमेंट होता है वो किस किस तरह से होता है हम लोग बात कर रहे हैं अभी, तो उसमें आगे में देखेंगे बच्चों। जब कोई निवेशक किसी दूसरे देश में शून्य से एक नई सुविधा जैसे फैक्ट्री या कार्यालय का निर्माण करता है, इसे नया रोजगार सृजन होता है और नई पूंजी लाई जाती है। उदाहरण, सैमसंग का भारत में बिल्कुल नई मोबाइल फैक्ट्री स्थापित करना। मान के चलिए सैमसंग क्या है, एक विदेशी कंपनी है और वो क्या कर रही है, भारत में क्या कर रही है, एक कार्यालय खोल रही है या एक फैक्ट्री कर रही है। तो क्या होगा, उसमें पूंजी भी नई लगेगी, साथ ही साथ नए रोजगार भी आएंगे, है ना। ये होता है ग्रीनफील्ड निवेश। आगे में हम लोग बात करेंगे अब ब्राउन फील्ड निवेश, है ना। तो ब्राउन फील्ड निवेश या हम बोल सकते हैं अधिग्रहण, है ना, या अधिग्रहण में हम लोग बात करेंगे, या विलय और अधिग्रहण। तो जब कोई विदेशी निवेशक किसी मौजूदा कंपनी का अधिग्रहण करता है या उसमें विलय करता है। उदाहरण में हम लोग समझेंगे वॉलमार्ट का पिक कार्ड का अधिग्रहण करना। मतलब क्या है ना कि हम लोग जो देखते हैं बच्चों, अभी जो डिलीवरी बॉय का भी हम लोग रोड पे देखते हैं, वो क्या है, फ्लिपकार्ट का हो सकता है, अमेजन का हो सकता है, बहुत सारे देखते हैं। लेकिन क्या है कि जो ब्राउन निवेश कैसा होता है वो हम लोग देख रहे हैं कि वॉलमार्ट एक कंपनी था, वो क्या किया, फ्लिपकार्ट को क्या किया, वो मर्ज हो गया उसी में। तो वो हम क्या बोलेंगे, विलय हो जाना, एक साथ हो जाना, है ना। तो ये होता है आपका ब्राउन फील्ड निवेश। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज। तो अब हम लोग बात करते हैं इसमें एफडीआई के ग्रह और मेजबान देशों को लागत और लाभ, है ना, कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ एफडीआई टू होम एंड होस्ट कंट्रीज। आगे में हम लोग बात करते हैं एफडीआई से निवेश करने वाले ग्रह देश और निवेश प्राप्त करने वाले मेजबान देश दोनों को लाभ और कुछ संभावित लागतें हो सकती है ना। तो चलिए हम लोग इसमें बात करते हैं मेजबान देश, होस्ट कंट्री, जहां निवेश आता है जो लाभ होता है, जैसे पूंजी प्रवाह, कैपिटल इनफ्लो। एफडीआई से देश में नई पूंजी आती है जो निवेश और आर्थिक विकास को
बढ़ावा देती है पूंजी प्रवाह में। दूसरा में क्या हम बात करें रोजगार में, तो रोजगार जो होता है वो नई फैक्ट्री या व्यवसायों के स्थापित होने से क्या होता है बच्चों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार अवसर बढ़ते हैं। अब हम आगे में बात करेंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में, तो इसमें है कि विदेशी कंपनियां अपने साथ नई तकनीकों, ज्ञान और प्रबंध कौशल लाती है, साथ ही साथ इसमें स्थानीय कंपनियों को भी लाभ होता है। आगे में हम लोग बात करते हैं प्रतिस्पर्धा में वृद्धि क्या होगा इसमें, कि एफडीआई स्थानीय बाजार में भी प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और जिससे उत्पादकों की गुणवत्ता में सुधार और कीमतों में भी कमी आ सकती है। आगे में हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, कि निर्यात को बढ़ावा, है ना। इसमें क्या है कि एफडीआई कंपनी अक्सर निर्यात उन्मुख होती है, जिसमें मेजबान देश का निर्यात बढ़ता है और विदेशी मुद्रा अर्जित होता है। जी हाँ, आगे में हम लोग देखेंगे 6 नंबर में राजस्व में वृद्धि, है ना। रेवेन्यू में क्या होगा कि एफडीआई से सरकार को क्या होगा, करों मीन्स आयकर या जीएसटी के माध्यम से राजस्व भी प्राप्त होता है। बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में हम लोग बात करें बच्चों, तो एफडीआई अक्सर बुनियादी ढांचे के विकास जैसे सड़कें, बंदरगाह को भी प्रोत्साहित करती है। जी हाँ, पेज नंबर 7 अभी हम लोग देख लिए। आगे हम लोग पेज नंबर 8 में देखते हैं कि मेजबान देश को संभावित लागतें, आप भी देखते जाइए। पहला में हम लोग देखेंगे घरेलू उद्योगों पर दबाव होता है, मजबूत विदेशी कंपनियों के आने से छोटे छोटे क्या होगा, घरेलू उद्योगों को प्रभाव भी पड़ता है। लाभ का प्रत्यावर्तन, विदेशी कंपनियां अपने लाभ को अपने गृह देश में वापस ले जा सकती है, जिससे कि मेजबान देश में पूंजी की बहिर्वाह होता है। आगे में हम लोग देखेंगे 3 नंबर में स्वतंत्रता पर प्रभाव, है ना। इसमें क्या है कि कुछ मामले में विदेशी कंपनियां का प्रभाव इतना बढ़ सकता है कि वे मेजबान देश की नीतियों को प्रभावित कर सके। 4th नंबर में क्या है कि कल्चर इंपोर्ट में क्या है, विदेशी कंपनियों के आने से स्थानीय संस्कृति और जीवन शैली पर भी प्रभाव पड़ता है। उसके बाद 5 नंबर में है पर्यावरणीय चिंताएं, है ना। इन्वायरमेंट में कुछ भी एफडीआई परियोजनाएं पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकती है। देखिए बच्चों पेज नंबर 9 में अब हम लोग बात करते हैं, इसमें है कि गृह देश, होम कंट्री, जहां से निवेश जाता है वो क्या करती है, लाभ होता है। जैसे पहला में दिया हुआ है नए बाजार तक पहुंच। इसमें हम बात करें तो घरेलू कंपनी विदेशी बाजारों में अपने उत्पादकों और सेवाओं को बेच सकती है, जिसमें उनके राजस्व में वृद्धि होती है। जी हाँ, आगे में हम लोग बात करें कम उत्पादन लागत, लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट। कुछ कंपनियां उत्पादन लागत कम करने के लिए उन देशों में निवेश करती है जहां श्रम या कच्चा माल सस्ता होता है। 3rd नंबर में देखेंगे कि प्रौद्योगिकी और ज्ञान तक पहुंच। विदेशी बाजारों में निवेश से कंपनी नई तकनीकों का सर्वोत्तम प्रथाओं को सीख भी देती है। आगे में है उच्च लाभ मार्जिन, हायर प्रॉफिट मार्जिन। विदेशी बाजारों में अक्सर घरेलू बाजार की तुलना से अधिक लाभ कमाने की संभावना होती है। जी हाँ, आगे में बात करें गृह देश को संभावित लागतें क्या हो सकती है, तो इसमें 3 है, क्या है, पूंजी देखेंगे। पहला क्या है, पूंजी बहिर्वाह और कैपिटल आउटफ्लो। इसमें है कि एफडीआई के कारण घरेलू अर्थव्यवस्था से पूंजी दूसरे देश में चली जाती है। रोजगार का नुकसान, यदि कंपनियां उत्पादन को विदेशी स्थानों पर स्थानांतरित करती है तो गृह देश में रोजगार नुकसान हो सकता है। जी हाँ, प्रौद्योगिकी का परिवहन कैसे होगा, कि घरेलू कंपनी की प्रौद्योगिकी और ज्ञान दूसरे देशों में हस्तांतरण हो सकता है। जी हाँ, हम लोग पेज नंबर अब 10 में देखेंगे एफडीआई में रुझान। आप लोग भी देखिए एफडीआई में रुझान, है ना। तो क्या होगा रुझान, तो देखिए हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पेज में बच्चों। तो एफडीआई में रुझान में क्या होगा, कि इसमें है कि एफडीआई प्रवाह लगातार बदल रहा है, लेकिन कुछ प्रमुख रुझान देखने को मिल सकता है। पहला में क्या देखेंगे, वैश्विक आर्थिक स्थितियों का प्रभाव हो सकता है। मंदी या आर्थिक अनिश्चितता के दौरान एफडीआई प्रभाव धीमा हो सकता है ना। आगे में जबकि आर्थिक विस्तार के समय यह बढ़ता है। उभरता अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव, विकसित देश जैसे भारत, चीन, ब्राजील एफडीआई के लिए क्या होगा आकर्षक गतिविधियां बन गए हैं, क्योंकि इसमें विकास की उच्च क्षमता और बड़े बाजार हैं। आगे में हम लोग बात करें बच्चों, तो सेवा क्षेत्र का प्रमुख, है ना, डोमिनाइजेशन ऑफ सर्विस सेक्टर में क्या होगा, निर्माणीय के साथ साथ वित्तीय सेवाओं, सूचना
प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और खुदरा जैसे सेवा में एफडीआई बढ़ रही है। सही है। आगे में हम लोग बात करते हैं विलय और अधिग्रहण को बढ़ावा। इसमें क्या है महत्व, तो ग्रीनफील्ड निवेश जो है बच्चों, बजाय मौजूद कंपनी विलय और अधिग्रहण के माध्यम से एफडीआई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। उसके बाद में 5 नंबर में है सतत विकास लक्ष्य एसडीजीएस से जुड़ाव। निवेशक अब उन परियोजनाओं से अधिक रुचि ले रहे हैं जो पर्यावरणीय, समाज और शासन ईएसजी मानदंडों को पूरा करती है ना। ये हम लोग देखें पेज नंबर 10। चलिए अब हम लोग देखते हैं पेज नंबर 11। आप लोग भी देखिए आगे में क्या है। हम लोग 6 में हम लोग बात करेंगे डिजिटल अर्थव्यवस्था का उदय। अभी क्या है ना बच्चों की ई कॉमर्स, फिटनेस और अन्य डिजिटल सेवाओं में एफडीआई का बहुत ही बड़ा भूमिका है। अब हम लोग बात करेंगे आगे में बच्चों की भारत की एफडीआई नीति क्या होता है। इसमें है कि भारत सरकार ने एफडीआई आकर्षित करने के और आर्थिक विकास को गति करने के लिए अपनी एफडीआई नीति को लगातार उदार और निवेशक अनुकूल बनाया है और भारत दुनिया के सबसे आकर्षक एफडीआई है ना गतिविधियों में से एक बन गया है। आगे हम लोग इससे उद्देश्य की बात करें तो इसमें क्या है, कुछ आर्थिक विकास दर को बनाए रखना, रोजगार के अवसर पैदा करना, निर्माणीय क्षेत्रों को बढ़ावा देना, मेक इन इंडिया करना, अत्यधिक प्रौद्योगिकी और प्रबंध कौशल को आकर्षित करना, निर्यात क्षमताओं को बढ़ावा देना। ये हम लोग देखें पेज नंबर 11 में। अब हम लोग बात करते हैं पेज नंबर 12 में बच्चों। देखिए इसमें क्या है कि प्रमुख विशेषताएं क्या होगा। सबसे पहला में हम लोग बात करें तो स्वचालित मार्ग। अधिकांश क्षेत्रों में एफडीआई के लिए सरकार की पूर्णमूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है। निवेशक सीधे निवेश कर सकता है ना, केवल बाद में आरबीआई को सूचित करना होता है ना। क्लियर है। जैसे कि हम कोई स्टॉक मान के चलिए, कोई स्टॉक खरीद रहे हैं तो क्या है, हम खरीद लिए। ऐसा नहीं है कि हम बाद में उसमें जो प्रॉफिट कमा लेंगे स्टॉक में तो वो हम लोग टैक्स के माध्यम से बाद में सरकार को इन्फॉर्म कर सकते हैं, आरबीआई को सूचित कर सकते हैं। आगे में हम लोग बात करते हैं सरकारी मार्ग। सरकारी मार्ग में क्या है कि गवर्नमेंट जो रूट है उसमें है कि कुछ संवेदनशील या रणनीति क्षेत्रों में एफडीआई के लिए सरकार वित्तीय मंत्रालय के तहत एफडीआई सेल या संबंधित मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति आवश्यकता होती है। जी हाँ, है ना, उसका परमिशन आपको चाहिए। आगे में 3rd नंबर में है कि उच्च एफडीआई सीमाएं, हायर एफडीआई क्या है, कैप्स, कि कई क्षेत्रों में एफडीआई की सीमा 100% तक दी गई है। जी हाँ, जैसे कि कुछ निर्माण क्षेत्र, दूरसंचार, बीमा, रक्षा, है ना। अगर हम लोग बात करें सीमा तो 100% बढ़ा दी गई है। दूरसंचार बीमा 74%, रक्षा की हम लोग बात करें तो भी 74%, है ना। ये तक संचालित 100% मार्क तक कंप्लीट है ना। ये रेशियो हम लोग देखें। आगे में हम लोग लास्ट पेज हम लोग देखते हैं बच्चों जो हमारा है। आगे में देखिए 4th में क्या है, हम लोग देखेंगे कि सरलीकृत प्रक्रियाएं, एफडीआई आवेदन और अनुमोदन प्रक्रियाओं को आसान और पारदर्शी बनाया जाता है ना। ठीक है। आगे में क्या है कि क्षेत्र विशिष्ट नीतियां, सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज, सरकार ने विशिष्ट क्षेत्रों जैसे कि प्रोटोफिकल्स, रक्षा, खुदरा व्यापार के लिए विस्तृत एफडीआई नीति बनाई है। आगे में है कि निषेधित क्षेत्र। अब क्या है निषेधित क्षेत्र, तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो एफडीआई पूरी तरह से निषिद्ध है, जैसे कि लॉटरी, जुआ और सट्टेबाजी, चीट फंड, निधि कंपनी, रियल एस्टेट व्यवसाय, किराया या व्यापार में डॉलिंग, तम्बाकू उत्पादन, निर्माण, है ना। ये सब क्या है, ये अभी नहीं होगा, ये अभी उसमें प्रतिबंध लगा दिया है। आगे में हम लोग 7 में बात करेंगे बच्चों, तो एफडीआई नीति में लगातार सुधार। क्या क्या सुधार हो रहा है, भारत सरकार समय समय पर क्या कर रही है, अपनी एफडीआई नीति की समीक्षा करती है और वैश्विक रुझानों के घरेलू आवश्यकता अनुसार वो क्या कर रही है, उसमें संशोधन करते जा रही है। एंड लास्ट हम लोग देखेंगे बच्चों, इन ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर। सरकार क्या कर रही है, एफडीआई को आकर्षित बनाने के लिए व्यापार माहौल को बेहतर से बेहतर बनाने पर लगातार जोर दे रही है ना, क्योंकि इसमें क्या है, बिजनेस को अधिक से अधिक बढ़ावा देना है और एफडीआई को भी आगे लेके जाना है। तो ये अभी हम लोग देख रहे थे यूनिट 1 है ना, कॉमर्स में देख रहे थे, यूजीसी नेट का पेपर हम लोग देख रहे थे, बिजनेस इन्वायरमेंट में देख रहे थे बच्चों,
तो आज की पेपर के लिए इतना ही। कॉमर्स के 23 में बने रहने के लिए बच्चों थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।